गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप लोगों ने अपना सारा काम जितना अभी कराया है मैंने उसको रिवाइज किया होगा, प्रैक्टिस की होगी। और ये देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का कि आप लोग इस जो भी काम मैं करा रही हूँ उसको बहुत सीरियसली ले रहे हो। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मुझे प्रॉपर मैसेज भी कर रहे हैं कि उनका इतना काम कंप्लीट हो गया है। इवन कुछ काम करके फोटोग्राफ्स भी मेरे साथ शेयर कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि जितना मैं आपको करा रही हूँ थोड़ा बेनिफिट आपको दे रहा है। चलिए, तो इस सीरीज में ही हम आज स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर। जो आप लोगों की डिमांड थी कि मैम कार्बन एंड कंपाउंड वाला चैप्टर आप स्टार्ट कर दो। तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विद पीपीएफ, पेन पेपर एंड फोकस। चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कार्बन की अगर हम बात करें सबसे पहले, तो कार्बन क्या है? हमारा कार्बन एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल क्या होता है बताइए? नॉन मेटल, बेटा नॉन मेटल होते हैं। देखो, हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होती है मेटल और एक होती है नॉन मेटल। तो कार्बन नॉन मेटल क्यों है? बिकॉज कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? 6। ठीक है, जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो ये हो जाती है 2 और 4। ठीक है। अब मेटल्स की टेंडेंसी क्या होती है कि मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करती हैं, है ना? और जो नॉन मेटल्स होती हैं उनकी टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन रिसीव करती हैं। तो कार्बन हमारा एक नॉन मेटल है। ऑल्दो ये एक एक्सेप्शन है, क्योंकि इसके प्रॉपर्टीज जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कार्बन की जो कैरेक्टरिस्टिक है कि ना तो ये डोनेट कर पाता है, ना ये रिसीव कर पाता है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। क्यों ऐसा होता है वो हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है। और फॉर्म्स अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। आप जब भी अपने आसपास देखेंगे बहुत सारी चीजें, जितनी भी चीजें हैं वो सब के सब हमें क्या मिलेंगी? कार्बन की फॉर्म में मिलेंगी। जैसे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जो खाना हम खा रहे हैं ग्लूकोज की फॉर्म में उसमें कार्बन है। ठीक है, जहाँ सांस ले रहे हैं उसमें कार्बन है। हर एक चीज में आप देखोगे अपने आसपास सब में क्या है? मोस्टली कार्बन मिला होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट देखिए, अकरेंस ऑफ कार्बन की, जैसे मैंने आपको बोला ना कि कार्बन हमें सब जगह मिलता है, तो कहीं पे तो कार्बन मिलेगा फ्री स्टेट में, कहीं पर मिलेगा किसी के साथ ग्रुप बनाकर। तो अगर फ्री स्टेट की बात करें तो कार्बन फ्री स्टेट में कहाँ मिलता है? डायमंड की फॉर्म में, ग्रेफाइट की फॉर्म में। और कंबाइंड स्टेट में जैसे अभी मैंने बताया आपको कि कार्बन डाइऑक्साइड है, कोल है, पेट्रोलियम है। एटमॉस्फेयर में भी गैसेस की फॉर्म में हर तरफ ही हमें कार्बन मिलता है। तो ये हुई सिंपल इसकी चीजें कि कहाँ कहाँ कार्बन हमें मिल रहा है। ये है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में कई बार पूछा गया है कि वाई कार्बन इज वर्सेटाइल। और वर्सेटाइल का मीनिंग होता है वाई कार्बन इज प्रेजेंट एवरीवेयर। अभी जैसे मैंने आपको बताया ना कि कार्बन हमें हर जगह मिल रहा है, तो क्वेश्चन यही आ जाता है वाई कार्बन शोज वर्सेटाइल नेचर, या वाई कार्बन इज प्रेजेंट एवरीवेयर। तो क्यों मिलता है हमें सब जगह कार्बन? बिकॉज कार्बन के 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी वजह से कार्बन हमें हर जगह मिलता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटेनेशन, सेकेंड इज कॉल्ड टेट्रावेलेंसी एंड थर्ड वन इज कोवेलेंट बॉन्डिंग। अब यही तीनों पॉइंट आपने बहुत अच्छे से मेमोराइज करने हैं, बहुत अच्छे से याद करने हैं। कैटेनेशन, टेट्रावेलेंसी, कोवेलेंट बॉन्ड, इसको बार बार आप याद करिए। कार्बन जब भी नाम आप सुनेंगे आपके माइंड में कार्बन नाम सुनते ही क्या आना चाहिए? कैटेनेशन, टेट्रावेलेंसी, कोवेलेंट बॉन्ड। तो एक क्वेश्चन आपका ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा कि जब भी पेपर में कार्बन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, कुछ समझ में नहीं भी आएगा तो आप एटलीस्ट ये तीनों वर्ड मेंशन करिए कि कार्बन कैटेनेशन शो करेगा, टेट्रावेलेंसी शो करेगा, कोवेलेंट बॉन्डिंग शो करेगा। अब है क्या ये? कैटेनेशन क्या होता है, टेट्रावेलेंसी क्या है, कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या है, इसको समझते हैं। चलिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कैटेनेशन। अब कैटेनेशन क्या होती है? चलिए, कैटेनेशन भी देख लेते हैं। एक सेकेंड, ये हुआ। चलिए, तो कैटेनेशन देखते हैं। बेटा कैटेनेशन क्या है? कैटेनेशन होती है हमारी सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। अब ये सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी क्या होती है? कार्बन के एक पास एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि कार्बन अपने ही एटम के साथ लंबी एक चेन बना सकता है, ब्रांच चेन बना सकता है, साइक्लिक चेन बना सकता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम कैटेनेशन। तो यहाँ पर ये क्या है? कैटेनेशन। कैटेनेशन क्या होती है? सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकेज यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि देखो कार्बन कार्बन के साथ कितनी सारी लंबी चेन बना रहा है। तो कार्बन अपने ही एटम के साथ कंबाइन हो सकता है और बहुत लॉन्ग चेन बना सकता है। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी। अपने खुद के साथ ही कंबाइन होकर एक लॉन्ग चेन बना लेना, या फिर ये एक ब्रांच चेन भी बना लेता है। इस तरह से आप देखो ये ब्रांच चेन भी बना लेगा। ठीक है,
तो कार्बन ब्रांच चेन भी बना सकता है सेल्फ अपने साथ ही कंबाइन होकर, अपने ही एटम के साथ कंबाइन होकर। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है कैटेनेशन। तो आई होप समझ में आया होगा कार्बन की वर्सेटाइल नेचर क्यों है, क्योंकि कैटेनेशन शो करता है। कैटेनेशन क्या होता है, सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी होती है। एक आप ये एग्जांपल दिखा देंगे लॉन्ग चेन बनाकर। नेक्स्ट है टेट्रावेलेंसी। टेट्रा वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा होगा, टेट्रा का मतलब क्या होता है, टेट्रा मींस 4। इसका मतलब कार्बन के आउटर शेल में, ऑक्टेट में कितने आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा जो आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं। इसीलिए कार्बन क्या करेगा, कार्बन टेट्रावेलेंसी शो करेगा। टेट्रावेलेंसी का मतलब जो कार्बन की वैलेंसी की बात करें ना हम, देखो जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर मैंने आपको बताया 6 है, तो इसको हमने कैसे ब्रेक किया, 2 और 4 में। अब लास्ट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना है, 4। अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसका मतलब इसको लास्ट आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए, क्यों करना है 8, क्योंकि हर एटम स्टेबिलिटी चाहता है। स्टेबिलिटी के लिए उसके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आउटर शेल में, बाहर वाले में, ये वैलेंस वाले शेल में। तो अब इसके पास कितने, 4 इलेक्ट्रॉन। दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दे, या फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले। ठीक है, तो कार्बन टेट्रावेलेंसी शो करता है। ये इसकी कार्बन की सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी टेट्रावेलेंसी। अब ठीक है, हमने मान लिया कि कार्बन भाई ठीक है भाई 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 4 शो करता है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, टेट्रावेलेंसी शो कर रहा है। इससे फायदा क्या है, क्या मीनिंग है इसकी प्रॉपर्टी का, तो देखो कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट इज व्हाई इट फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड। ये जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ये बनाता ही इसीलिए है क्योंकि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन होने से क्या होगा, ये होगा कि ना तो ये रिसीव कर सकता है, ना ही ये डोनेट कर सकता है। मतलब 4 इलेक्ट्रॉन तो है वैलेंस शेल में, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ले पाएगा, ना ही ये 4 इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा, यही है हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात भी। क्यों बेटा, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन या तो ये लेगा किसी से, या तो ये देगा, क्योंकि तभी इसका आउटर शेल ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। प्रॉब्लम कहाँ आती है, एस टू होल्ड 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर स्पेलिंग करेक्शन करना, ये 4 इलेक्ट्रॉन है, FOUR। ठीक है, तो एज टू होल्ड 4 इलेक्ट्रॉन्स और टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन, या तो ये होल्ड करेगा, ले लेगा किसी से, या दे देगा। तो इन दोनों ही चीजों में बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। देखो अपने पास से 4 इलेक्ट्रॉन देने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए, है ना। और अगर 4 इलेक्ट्रॉन आप ले लोगे तो इसके न्यूक्लियस उन चारों के इलेक्ट्रॉन को हैंडल नहीं कर पाएगा, उसको रखने के लिए भी उसको एनर्जी चाहिए। तो इन दोनों ही केसेस में इनको बहुत सारी एनर्जी चाहिए, जो पॉसिबल नहीं होती इसके लिए। इसीलिए ना ही ये देता है ना ही लेता है, मतलब ना ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना ये इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा। रेदर क्या करेगा, ये शेयरिंग करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। होप कि यहां तक ही समझ में आ गया होगा। यहां तक बेटे हमने क्या पढ़ा है, कार्बन की 2 प्रॉपर्टी समझी है, कैटेनेशन और टेट्रावेलेंसी। कैटेनेशन सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी थी। टेट्रावेलेंसी की आउटर शेल में जो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ना ये गेन करता है ना ये लूज करता है, रेदर इट फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट कि ये भी कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। चलो देख लेते हैं कोवेलेंट बॉन्ड क्या है। देखिए कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। अभी हमने जो देखा बेटा कि इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब ना ये लूज करेगा ना ये गेन करेगा, क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो ये क्या बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड। कैसे बनाएगा, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा। कैसे करेगा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, देखिए अब यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाकर देख लेते हैं। ये है हमारा कार्बन। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, अब इसके पास कौन आया, लेट्स सपोज हाइड्रोजन आ गई। ये हाइड्रोजन आ गई, ये भी एक हाइड्रोजन आ गई। ठीक है, यहाँ पर एक और हाइड्रोजन आ गई, यहाँ पर भी एक और हाइड्रोजन आ गई। हाइड्रोजन के पास अपने खुद के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1। इसके पास भी कितना है, 1। इसके पास भी कितना है, 1। और इसके पास भी कितना हो गया, 1। तो कार्बन को कितने करने हैं बेटा, अपने 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं। तो कार्बन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन से भी इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसका भी एक ले लेगा इलेक्ट्रॉन, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन लेगा और इसका भी एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब आप देखो कार्बन के पास कितने हो गए, टोटल 8 हो जाने चाहिए। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कार्बन के कितने हो गए इलेक्ट्रॉन, पूरे हो गए 8। ये इसने क्या किया है, शेयर किया है। और हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन भी
कार्बन के साथ शेयरिंग में आ जाएगा। ये देखो, ये हाइड्रोजन इस वाले कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्योंकि हाइड्रोजन को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है? 2 इलेक्ट्रॉन की। तो अब यहाँ देखो, ये हाइड्रोजन इसका इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ये इसका इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा? C, क्योंकि कार्बन एक है, H कितनी है? 4, तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा CH4 का। दिस इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। और इसको बॉन्ड की फॉर्म में हम शो करें तो हम इसको ऐसे शो कर सकते हैं कि भाई ये बॉन्ड बन गया। कैसे बन गया? ये देखो, हम इसको इस तरह से दिखा सकते हैं कि ये एक C था, ये H, ये H, ये H और एक ये H, चारों तरफ से हम H से इसको शो भी कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब हुआ कि कार्बन ने ना डोनेट किए इलेक्ट्रॉन, ना गेन किए, ठीक है, रेदर शेयरिंग कर ली। तो जब भी कोवेलेंट वर्ड आप सुनेंगे, आप बताएंगे शेयरिंग। कोवेलेंट वर्ड का मतलब क्या है बेटा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन ये आ जाता है पेपर में कि वाई कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड, क्यों बनाता है? तो आप बताएंगे कोवेलेंट बॉन्ड मींस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड बिकॉज इट कैन नॉट लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स एज इट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा कोवेलेंट बॉन्ड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं टॉपिक पे। नेक्स्ट आते हैं एलोट्रॉप्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, कार्बन चैप्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ध्यान से समझना, टफ नहीं है, समझ के करोगे इजीली समझ में आ जाएगा। पैनिक नहीं कर रहे हो ना? समझ में आ रहा है? टेंशन नहीं लेनी, बहुत रिलैक्स होके पढ़िए। चलो, एलोट्रॉप्स क्या है? एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? एलोट्रॉप्स होते हैं जैसे कार्बन है, कार्बन तो है और कार्बन हमें कितनी सारी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में मिल रहा है, उसको हम बोलते हैं एलोट्रॉप्स। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स का मतलब क्या है? डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ सेम एलिमेंट। जैसे आलू की बात कर लो, अब ये पोटैटो है, आप चिप्स की फॉर्म में भी खाते हो, कभी इसके फ्रेंच फ्राइज बना लेते हो, कभी इसकी सब्जी बना लेते हो, कभी टिक्कियां बना के खा लेते हो। तो एलिमेंट क्या है? एक ही तो है, पोटैटो, बट कितनी सारी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हो गई। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम एलिमेंट इज कॉल्ड एलोट्रॉप। ठीक है, एक ही चीज से हमने कितने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना दिए, उसको हम बोलते हैं एलोट्रॉप्स। और कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स हैं। 3 एलोट्रॉप्स कौन कौन से हैं? पहला है डायमंड, ठीक है, दूसरा है ग्रेफाइट और थर्ड है फुलरीन। ये 3 कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं। डायमंड की बात करें तो बेटा डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस है, सबसे ज्यादा हार्ड सब्सटेंस पूछा जाएगा तो वो हमारा डायमंड है। और नेक्स्ट पुअर कंडक्टर है। इसका मतलब क्या है कि डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, अभी समझेंगे हम डायमंड को भी। नेक्स्ट ग्रेफाइट, ग्रेफाइट थोड़ा सा सॉफ्ट होता है और गुड कंडक्टर होता है। और फुलरिन क्या है? हमारा एक स्पेरिकल सा, एक गोल सा स्ट्रक्चर है। चलिए वन बाय वन देखते हैं। अभी हमने सिर्फ इतना याद रखना है कि एलोट्रॉप्स क्या है? सेम एलिमेंट के डिफरेंट स्ट्रक्चर, और 3 होते हैं, कौन कौन से? डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन। अब देखते हैं ये होते क्या हैं। सबसे पहले देखो, ये है आपके सामने डायमंड। अब डायमंड क्या है? ये है आपके सामने डायमंड का स्ट्रक्चर। डायमंड अभी हमने पढ़ा हार्डेड सब्सटेंस है। दूसरा, डायमंड की के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है, व्हाई डायमंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों नहीं करता? ठीक है, और ये भी ध्यान रखना कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपका आ जाता है कि व्हाई दिस एलिमेंट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये तो डायमंड की बात है। अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करने वाली कोई भी क्वेश्चन आता है तो आंसर हमेशा सेम होगा। वो मैं आंसर आपको बता रही हूँ। यहाँ देखो, डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करता? क्योंकि अगर हम किसी भी एटम को उठा के देखें ना, किसी भी इलेक्ट्रॉन को, तो एक इलेक्ट्रॉन अपने जो 4 इसकी वैलेंसी है ना, वो चारों तरफ देखो सबसे कंबाइन है। यहाँ पर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, हर तरफ से जो इलेक्ट्रॉन है वो चारों से कंबाइन है, मतलब चारों बॉन्ड इसके फुलफिल है। कार्बन आसपास वाले चारों कार्बन के साथ कंबाइन है, इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करता? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो इसके पास है ही नहीं। तो इसका आंसर क्या आएगा कि डायमंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट डू नॉट हैव एनी फ्री इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिसिटी केवल और केवल वही सब्सटेंस कंडक्ट नहीं करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है तो कर लेगा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, है ना। तो डायमंड का रीजन आपको समझ में आया कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करता? क्योंकि इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास ये ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट में आप ध्यान से देखो तो इसका एक एक देखो, एक जो कार्बन एटम है वो फ्री है ना। हर जगह आप देखो एक कार्बन एटम कैसा है, इसका फ्री स्टेट में है। तो यहाँ पर ग्रेफाइट की बात आती है, ग्रेफाइट क्यों कर लेता है? ग्रेफाइट भी तो कार्बन से बना है, तो ग्रेफाइट इसीलिए कर लेता है बिकॉज इट हैज फ्री इलेक्ट्रॉन, एज सिंपल एज दैट। है ना, मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया, कभी भी आ जाए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करा, डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन। क्यों कर रहा है? बिकॉज इट हैज फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
ये है हमारा फुलरिन। फुलरिन के बारे में आपको सिर्फ इतना जानने की जरूरत है कि फुलरिन हमारा एक स्पेरिकल स्ट्रक्चर है, एक बॉल जैसा दिखता है, कार्बन के 60 एटम के साथ मिलकर बनता है। यूज कहाँ है इसका? इसका यूज लुब्रिकेंट में या सेमीकंडक्टर्स में यूज होता है। ठीक है, लुब्रिकेंट वो मशीन के पार्ट्स होते हैं ना, इसको लुब्रिकेंट दिया जाता है थोड़ा स्लिपरी बनाने के लिए, तो वहां ये कार्बन हमारा यूज होता है। बस इतना इसके बारे में हमें समझने की जरूरत है। तो ये तीनों थे हमारे क्या, कार्बन के एलोट्रॉप्स। आप वापस से एक बार रिकॉल करें इसको, अगर हम शुरू से फटाफट से यहाँ तक रिवाइज करते हैं। कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर स्टार्ट किया था। कार्बन क्या है? नॉन मेटल। एटॉमिक नंबर 6 है, सब जगह मिल जाता है। फ्री स्टेट में डायमंड ग्रेफाइट की फॉर्म में, कंबाइंड स्टेट में कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में या ग्लूकोज की फॉर्म में, कोयला पेट्रोल की फॉर्म में मिल जाता है। वर्सेटाइल क्यों है? क्योंकि तीन प्रॉपर्टी शो करता है, कैटेनेशन, टेट्रावैलेंसी और कोवेलेंट बॉन्ड। कैटेनेशन क्या होती है? सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी है ना। कैटेनेशन हो गई सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी। टेट्रावैलेंसी मींस आउटर शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4, इसीलिए ये कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। थर्ड की कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ आप शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बता देंगे। अब हमने पढ़ा एलोट्रॉप्स। कार्बन के 3 एलोट्रॉप हैं। कौन कौन से? डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरिन। डायमंड क्या होता है? हार्डेड सब्सटेंस और डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट सॉफ्ट और कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। फुलरिन स्पेशल एक स्पेरिकल स्ट्रक्चर है जो क्या करेगा? लुब्रिकेंट में, सेमीकंडक्टर के यूज में आएगा। कार्बन के 60 एटम के साथ मिलकर बना होता है। ये सारे हुए हमारे एलोट्रॉप्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने पढ़ा ना बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं शेयरिंग करने वाले, कि चलो हम दोनों आपस में एक चीज को शेयर कर लेते हैं। ठीक है, इसके ऑपोजिट एक और कंपाउंड होते हैं जिसको हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। और इन दोनों के अंदर डिफरेंस बहुत बार पूछे गए हैं कि राइट द डिफरेंस बिटवीन आयनिक कंपाउंड एंड कोवेलेंट कंपाउंड। तो कोवेलेंट कंपाउंड तो हमने पढ़ा कि आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो शेयरिंग करके बनते हैं। ठीक है, और शेयरिंग करके बनते हैं इसीलिए इनके जो बीच का फोर्स होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स, वो वीक होता है। ठीक है, क्योंकि शेयरिंग कर रहे हो, है ना, एक दूसरे की चीजें ले रहे हो, शेयर करके रिक्वेस्ट करके ले रहे हो, है ना, तो थोड़ा सा वीक मॉलिक्यूलर फोर्स होगा, क्योंकि गुस्सा आएगा तो अपने अपना सामान लेकर भाग जाओगे, ऐसे ध्यान रखो। इसके ऑपोजिट आयनिक बॉन्ड होते हैं। आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं? आर फॉर्म ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, क्योंकि ये ट्रांसफर कर देते हैं इलेक्ट्रॉन को। या तो अपने इलेक्ट्रॉन दे देंगे कि भाई ठीक है आज से ही तुम्हारे हो गए, या ले लेंगे किसी के इलेक्ट्रॉन, ठीक है ये अब हमारे हो गए, तो वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा। इसके डिफरेंस एक बार देखो, क्योंकि ये डिफरेंस पेपर में आते हैं, इसलिए इनको हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। और 4 से 5 पॉइंट आप इसमें से नोट करके इसके रख लेंगे जो भी आपको ईजी लग रहे हैं। सुनिए, सबसे पहले तो आयनिक कंपाउंड के बारे में बताएंगे कि इन आयनिक कंपाउंड देयर इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा कोवेलेंट में बता देंगे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर आप बताएंगे, सिंपल इतना मेंशन करिए, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिए शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पर क्या होता है? वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ये आयनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं। ये कोवेलेंट हमारे गैसेस, लिक्विड, सॉलिड किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना। आयनिक कंपाउंड कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को इन मोल्टन स्टेट। ठीक है, मोल्टन स्टेट में या सॉल्यूशन में, सॉलिड स्टेट में अगर है ना आयनिक कंपाउंड, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स पास पास आ जाएंगे। लेकिन जब इनको मोल्टन स्टेट में ला दिया जाएगा ना, तो ये लूज होना शुरू हो जाएंगे, तब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे ना, तब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाएंगे। लेकिन अगर सॉलिड है, टाइटली पैक्ड है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। और कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, ये नॉन कंडक्टर है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि इन्होंने शेयरिंग कर ली, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं बचे। ठीक है, इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, इनका लो होता है। देखो, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई का मतलब स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इसमें वीक होता है, इसीलिए इनका लो मेल्टिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, ये सोल्यूबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट में, ये सोल्यूबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये हार्ड होते हैं, वो सॉफ्ट होते हैं। बस आप इतना मेंशन कर लो। इसमें आयनिक रिएक्शन हो जाती है, इसमें आयनिक रिएक्शन फास्ट होती है रिएक्शन, और इसमें रिएक्शन स्लो होती है। तो इसमें से 5 से 6 पॉइंट आप कोई भी नोट करके अपना इसको कंप्लीट करिए। इंपॉर्टेंट है ये आयनिक कंपाउंड। नेक्स्ट देख लेते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, देखो इसमें हाइड्रोकार्बन नाम से भी कुछ याद ध्यान आ रहा है ना, हाइड्रो और कार्बन, इसका मतलब जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट होनी ही चाहिए, उनको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। अब ये जो हाइड्रोकार्बन है, ये हमारे दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है सेचुरेटेड और दूसरे होते हैं अनसेचुरेटेड। अब ये सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड क्या हो गया? देखो, सेचुरेटेड मतलब सेटल्ड, ऐसे याद रखो, सेचुरेटेड मतलब सेटल्ड, स्टेबल, कि ये जो स्टेबल होते हैं ना,
उनको हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और सैचुरेटेड वाले में एक सिंगल बॉन्ड आता है, जैसे यहाँ पर हमने शो किया है सिंगल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आता है। अगर डबल बॉन्ड आता है तो उसको हम बोलते हैं एल्कीन्स, और ट्रिपल बॉन्ड आता है तो उनको बोलते हैं एल्काइंस। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो कैसे हैं हमारे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है। जो सैचुरेटेड है वो सैचुरेटेड क्यों है, क्योंकि इनके पास सिंगल बॉन्ड है। इसका मतलब इनको किसी और एटम की, किसी और शेयरिंग की या बॉन्डिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। लेकिन इसके ऑपोजिट जो अनसैचुरेटेड है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले, वो वीक होते हैं, इसीलिए वो ब्रेक हो सकते हैं आसानी से, इसीलिए ये अनस्टेबल होते हैं। आगे देखते हैं इनको। यहाँ देखो, अब जैसे मैंने आपको बताया ना बेटा, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तो ये इनके फॉर्मूला है CnH2n+2, CnH2n, CnH2n -2। अब इनका यूज कहाँ है पहले मैं वो बताऊंगी आपको। देखो, अगर लास्ट में ये एल्केन की बात करते हैं तो लास्ट में हम लगाएंगे एन। अगर एल्कीन की बात करते हो लास्ट में हम लगाते हैं इन। अगर हम एल्काइन की बात करते हैं तो लास्ट में हम लगाते हैं आइन। एन, इन, आइन। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, हम बात क्या कर रहे हैं एन, इन, आइन की। देखो, समझो इसको। अब एक फॉर्मूला ले लेते हैं पहले, CnH2n+2। अब CnH2n+2 ले रहे हैं। एन क्या है यहाँ पर, एन इक्वल्स टू होता है बेटा नंबर ऑफ कार्बन, कि कार्बन कितने प्रेजेंट है। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन। देखो, मान लीजिए एन हमारा 1 है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं एल्केन की, तो हम क्या करेंगे, C2H कितना हो जाएगा, 2 × 1 + 2 कितना आ जाएगा, C2H कितना हो गया, 4, है ना। इसका नाम क्या होगा, C2 नहीं होगा बेटा, C1, क्योंकि Cn है ना। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, तो C1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH4। तो CH4 का क्या नाम हो जाएगा, एक कार्बन को हम बोलते हैं मिथ। अभी मैं बताती हूँ क्यों बोलते हैं। एक कार्बन को हम बोलते हैं मिथ, और लास्ट में क्या लगा देंगे, एन। क्यों लगाया एन, क्योंकि हमने फॉर्मूला किसका लिया था, एल्केन का। ठीक है, हमने फॉर्मूला लिया था एल्केन का, इसीलिए हम लगा देंगे मीथेन, एन। ठीक है, हम लगा देंगे एन। एक बार देखो ये कैसे होता है, ये वाली इस वाली साइड में देखो, ये होते हैं। अगर एक कार्बन है तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं मिथ, 2 है इथ, 3 है प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, और 10 के लिए डेक। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए कार्बन हमारे कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, 2 के लिए भी हम फॉर्मूला लगाएं, अगर कौन सा फॉर्मूला है, CnH2n+2। इधर कितना है, CnH2n, और थर्ड में कितना था बेटा, CnH2n-2, -2। देखो, 2 है तो हम क्या लिख देंगे, C2H, 2 × 2 + 2 कितना आ गया, करो सॉल्व। C2H कितना हो गया, 2 × 2 = 4 और 2 6। तो ये C कितने हैं, 2। 2 देखो, ये आ गया 2। 2 के लिए हम क्या यूज करेंगे, इथ। तो हमने लिख दिया इथ, और क्योंकि फॉर्मूला किसका है, एल्केन का, तो लास्ट में क्या लगाएंगे, एन। तो इसका नाम क्या बन गया, इथेन। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूं बेटा, C कार्बन 1 रखे, मतलब N की वैल्यू अगर मैं 1 कर दूं, लगाओ जरा, C1H कितना आएगा, 2 × 1, है ना। तो ये कितना आना चाहिए, CH2। मान लीजिए CH2 आया। अब अगर आप इसका ध्यान से एटॉमिक स्ट्रक्चर बना के देखो CH2 का, तो कार्बन ये रहा, है ना, ये इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये हाइड्रोजन कितनी आएंगी, 2, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला कितना है, CH2 का। तो 2 हाइड्रोजन आएंगी, इसका मतलब ये 2 से बॉन्ड बॉन्ड बनाएगा ना। इसके 2 बॉन्ड तो फ्री रह गए, इसका मतलब कार्बन कंप्लीट तो हुआ नहीं। इसका क्या मतलब है कि जो एल्कीन और एल्काइन होती हैं, उसमें एक कार्बन के साथ कोई भी कंपाउंड नहीं बनता। क्वेश्चन ये आ जाता है, राइट द नेम ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन या फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन। तो इन दोनों के फर्स्ट मेंबर शुरू ही कहां से होते हैं, इन दोनों के फर्स्ट मेंबर बेटा शुरू होते हैं कार्बन के 2 एटम से। कैसे, हम यहाँ पर 2 रखेंगे, हम क्या रखेंगे, C2, है ना। अब हम H की वैल्यू कितनी रखेंगे, 2 × 2। अब ये बन जाएगा C2H4। देखो, C2 और H4, है ना। तो यहां पर बनेगा हमारा CnH2n। आपको समझ में आ रही है बात। अब कैसे बनेगा C2H4 ये भी बताओ, है ना। C2H4 देख लो, देखते हैं C2H4 को भी। चलिए, देखो C2 कहा ना, इन्होंने जैसे जैसे कह रहे हैं वैसे वैसे करिए, C2। तो दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनेगा,
ठीक है, H कितनी है 4, 4 है तो हम क्या करें, चलो 2 इसको दे देते हैं, 2 इसको छेद करते हैं, देखो 1, 1 2, 1 इसको और 1 इसको। देखो कार्बन के कितने बॉन्ड बन गए, 1 2 और 3, लेकिन चाहिए कितने होते हैं, 4, इसीलिए क्या करेगा, आपस में डबल बॉन्ड बना लेगा। अब क्या बन गया, C2H4, डबल बॉन्ड है, इसका मतलब क्या है, ये एल्कीन। ठीक है, क्या है, एल्कीन। तो इस तरह से हम इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो ये आपने 10, केवल 10 याद करने हैं, ऐसे में थे प्रोप पेंट हेक्स ऐसे करके 10 आप याद करिए। ये नंबर ऑफ कार्बन के बेस पे है, इसको बोलते हैं बेटा नॉमेनक्लेचर है, कि हम इसका नाम कैसे रखेंगे। मान लो हमें ये कंपाउंड बनाकर दे दिया और हमसे कहा गया कि भाई इसका नाम बताओ, तो हम नाम कैसे बताएंगे, हम सबसे पहले देखेंगे कार्बन कितने, हम देखेंगे कार्बन कितने, 1 और 1 2, 2 के लिए क्या लगाएंगे, इथ, तो हम पहले तो लिख देंगे इथ। ठीक है, ठीक है, अब क्या है, इसके बीच में क्या है, डबल बॉन्ड। अब याद करेंगे, सिंगल बॉन्ड के लिए तो मैम ने कहा था वो होते हैं एल्केन, डबल बॉन्ड के लिए एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए एल्काइन। तो डबल बॉन्ड आ गया, वो तो एल्कीन हो गए, और एल्कीन के लिए लास्ट के 3 वर्ड लगा देते हैं इन, तो इथ में हम इन जोड़ देंगे और क्या बन जाएगा, ये इथीन। ठीक है, इस तरह से हम इनके नाम रखते हैं। ठीक है, अभी और भी नाम आएंगे, वो नाम आएंगे हमारे फंक्शनल ग्रुप के, कि कभी कभी इनके साथ साथ ना कुछ फंक्शनल ग्रुप दे देते हैं, तो उनको हम कैसे यूज करेंगे वो भी बताएंगे। ये आई होप समझ में आ गया होगा। अब एक चीज और देखो, यहाँ पर ये है सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के डिफरेंस, कभी कभी ये भी पूछे जाते हैं, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या डिफरेंस है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। देख लेते हैं इनको भी। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था सिंगल बॉन्ड वाले। ठीक है, ये सैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड में क्या होता है, विद मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब या तो डबल बॉन्ड बनेगा या ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। इसमें सारे एल्केन आएंगे, इसमें क्या आएगा, एल्कीन और एल्काइन या कुछ एरोमेटिक्स। एरोमेटिक्स आपके सिलेबस में नहीं है, आप एल्कीन और एल्काइन ध्यान रखेंगे। यहाँ पर क्या होता है, लेस अमाउंट ऑफ कार्बन एंड हाई अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन। इसके अंदर क्या होता है कि कार्बन का अमाउंट कम होगा, हाइड्रोजन का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि CH4 देखो C एक है, हाइड्रोजन कितनी है 4, ये स्टेबल बनाएंगे इस कंपाउंड को। यहाँ पर हाई अमाउंट ऑफ कार्बन हो जाएगा और लेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन। अभी हमने पढ़ा था ना C2H4, तो कार्बन कितने थे, है ना, 2 मॉलिक्यूल्स कार्बन के बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे, तो यहाँ पर कार्बन का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा और हाइड्रोजन कंपैरेटिवली कम हो जाएंगी। ये लेस रिएक्टिव है, ये देखो क्यों है लेस रिएक्टिव, क्योंकि स्टेबल है, और ये मोर रिएक्टिव है। और ये पॉइंट इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम इनको जलाते हैं तो जो स्ट्रॉन्ग वाले हैं ना, जो स्टेबल है, वो क्या करेंगे, वो ब्लू नॉन सूदी फ्लेम देंगे। ब्लू हमारी प्योर फ्लेम होती है, ऑक्सीजन जिसके अंदर, मतलब हम बोलते हैं कंप्लीट कंबशन हो गया, तो कोई भी इनकम्प्लीट कार्बन नहीं बचा। लेकिन यहाँ पर ये येलो और सूदी मीन्स जिसमें कार्बन पूरा नहीं जला होता, उसको हम सूदी बोलते हैं। ठीक है, तो सूदी स्मेल जिसमें अनप्लीजेंट कार्बन हो या अनबर्न्ड कार्बन कह सकते हो, जिसमें कार्बन पूरी तरह से नहीं जला होता, उसको हम कहते हैं सूदी फ्लेम। तो ये पूरा नहीं जलते, इनकम्प्लीट कंबशन होता है, इसीलिए ये येलो और सूदी फ्लेम देते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा, ये डिफरेंस है किसके, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के। चलिए, अब ये जो मैं आपको बोल रही थी, इसमें नाम रखने वाला स्ट्रक्चर ये है हमारा आइसोमेरिज्म। ये आता है पेपर में, आइसोमेरिज्म। बेटा इस बार जो मुझे लगता है ना, ब्यूटेन और पेंटेन, ये 2 ऐसे कार्बन के कंपाउंड हैं जिसके आइसोमर्स बनाने के लिए आपको आने चाहिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक मुझे लगता है आइसोमर्स बनाने के लिए पेपर में आना चाहिए। देखो आइसोमेरिज्म क्या होता है, आइसोमेरिज्म एक ऐसा फिनोमेना है इन विच सेम केमिकल फॉर्मूला सेम रहेगा, बट डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर, उनके स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाएंगे। ये कैसे होता है, चलो देखते हैं। यहाँ पर देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4, सारे कैसे हैं, सिंगल बॉन्ड वाले। 4 कार्बन है, फॉर्मूला लगा के देखो। चलो, फॉर्मूला क्या था सिंगल बॉन्ड वाले का, CnH2n प्लस 2, राइट। सी कितने मैंने आपको बताया, एन की वैल्यू कितनी है 4, एच कितने हो गए 2 इंटू 4 प्लस 2, कितना हो गया C4H10। 4 कार्बन होने चाहिए, 10 हाइड्रोजन होनी चाहिए, आपने क्या बनाना है, इनके आइसोमर। आइसोमर का मतलब formula will be C4H10 but the structures will be different. How? Let's see. यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करना है, जब भी आइसोमर बनाने हैं सबसे पहले एक सिंपल चेन बना दो, 1 2 3 4, 4 कार्बन, सबको सिंगल बॉन्ड से कंबाइन कर दिया। अब हर एक कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट कर दो। फर्स्ट कार्बन की देखो, ये हमने 4 वैलेंसी कंप्लीट कर दी। ठीक है, इस वाले कार्बन की 4 वैलेंसी देखो यहाँ कंप्लीट, 1 2 3 4। ऐसे इस वाले कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट, और ऐसे ही इसकी 4 वैलेंसी कंप्लीट। तो एक तो ये स्ट्रक्चर बन सकता है इसका।
ठीक है। अब कोई दूसरा स्ट्रक्चर बनाओ, लेकिन होने चाहिए 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन। तो दूसरा बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? ये देखो 1, 2, 3, यहाँ नीचे लगा दो चौथा कार्बन, यहाँ पर ऊपर लगा दो, या फिर ऐसा नहीं कर सकते आप कि आप ऐसे बना दो कि भई हम तो ऐसे बना देंगे 1, 2, 3, है ना? और यहीं पर बना दो 4, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा बेटा? क्योंकि देखो ये क्या है, सीक्वेंस में चला, ये रहा सीधा एक चेन बन गई। इसको देखें तो ये भी एक चेन बन गई। तो ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर सेम हो गया। तो सेम स्ट्रक्चर नहीं बनाना, अलग बनाना है। इसमें क्या होगा, यहाँ देखो ये चल रहा है सेम, लेकिन सीक्वेंस में नहीं आया ना, हमें अलग जाना पड़ा ऊपर, तो ये अलग हुआ स्ट्रक्चर। तो ये ध्यान रखना है कि सेम स्ट्रक्चर नहीं बनना चाहिए कि हम सीधा सीधा चलते जा रहे हैं। आपको कि एक बार तो मैंने ये बना दिया, देखो मैम मैं तो 3 बना सकता हूँ, एक बार मैं इसको ऐसे बना दूं, ये लो 4 हो गया, है ना? या फिर मैं इसको खड़ा करके बना दूं, ऐसे ये लो ये लो ये लो 4 बन गया। तो ये नहीं बनते हैं बेटा, ये गलत हो गए। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया ना, ये एक स्ट्रेट लाइन में आ गए। हमारा पेन उठ जाना चाहिए, जैसे हम बना रहे हैं ना, एक तो हमारी स्ट्रेट चेन आ गई, ये स्ट्रेट चेन आ गई, तो ये भी तो स्ट्रेट हुई, ये भी तो स्ट्रेट हुई, ये भी तो स्ट्रेट हुई, तो स्ट्रेट चेन नहीं आनी चाहिए, उसको ब्रांच करके बनाए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि हम सेम नहीं बनाते। कभी कभी मैं कराती हूँ ना, बच्चे कहते हैं ये लो मैम हम तो इसके 4 बना सकते हैं, हम तो इसके 5 बना सकते हैं। नहीं बना सकते हो बेटा, क्योंकि सेम हो जाएगी चेन। आपको ये समझना होगा कि सेम कब हो रही है चेन। अब अगर मैं इस वाले स्ट्रक्चर की बात करूं जो ये मैंने बनाया है ना, या फिर इस वाले स्ट्रक्चर की बात करूं, देखो इसमें भी क्या किया है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, इन्होंने ऊपर एक कार्बन बना दिया, तो ये और ये भी सेम हुए, है ना? ये क्या बताते हैं हमें कि ये जो 4 कार्बन वाला हमने कंपाउंड बनाया है ना, स्ट्रक्चर बनाया है, तो ब्यूटेन बोलते हैं इसको। 4 कार्बन मतलब ब्यूट, और क्योंकि सिंगल बॉन्ड है इसका मतलब एन, तो क्या है हमारा, ये है ब्यूटेन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ब्यूटेन, ज्यादा चांसेस ब्यूटेन के ही है पेपर में आने के भी। तो ब्यूटेन, ब्यूटेन के कितने आइसोमर होते हैं? केवल 2, और ये आपके सामने है। ठीक है, एन ब्यूटेन का मतलब एक स्ट्रेट चेन, आइसोब्यूटेन का मतलब ब्रांच चेन, ब्रांच मतलब हमने इसकी एक शाखा निकाल दी, एक ब्रांच निकाल दी, तो इसको हम बोलते हैं आइसोमर्स। ये किसके आइसोमर्स हैं? ब्यूटेन के। ठीक है, और एक और बात याद रखेंगे कि आइसोमर्स बनना स्टार्ट होता है ब्यूटेन से ही। ठीक है, फर्स्ट कंपाउंड जो है वो ब्यूटेन ही है जिसके आइसोमर्स बनते हैं। ब्यूटेन से पहले क्या होता है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इन तीनों के ही आइसोमर्स पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इन तीनों की कोई और चेन बन ही नहीं सकती, इसीलिए आइसोमर्स बनना स्टार्ट होता है ब्यूटेन से। कितने होते हैं ब्यूटेन के आइसोमर्स? 2 होते हैं ब्यूटेन के आइसोमर्स, ये आपके सामने बने हुए हैं। पेंटेन के भी देख लेते हैं नेक्स्ट। ये देखो ये है आइसोमर्स पेंटेन के, आपको दिख रहे होंगे ना पेंटेन के कितने आइसोमर्स हैं? 3 आइसोमर्स। ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स, पेंटेन के 3 आइसोमर्स। आइसोमर बनाने का तरीका वही है। पेंटेन, पेंटेन का मतलब 5 कार्बन। तो देखो 5 कार्बन, सबसे पहले तो वही आपने करना है, 5 कार्बन सीधे सीधे लगा दो, 1, 2, 3, 4 और 5, और इन पांचों को हाइड्रोजन के साथ बैलेंस कर दो, ये बन गया। दूसरा आप क्या करो, इनकी चेन बना दो। चेन कैसे बनाई? देखो 1, 2, 3, 4, एक कार्बन ऊपर लगा दिया। ठीक है, और फिर बाकी तो सारा अपने हाइड्रोजन से कवर कर देना है, 10 हाइड्रोजन पूरी हो जानी चाहिए। ये हो गया। थर्ड क्या स्ट्रक्चर बन सकता था? देखो हमने क्या किया, 1, 2, 3, एक कार्बन इधर लगा दिया, एक कार्बन इधर लगा दिया, बस। और कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल ही नहीं है इसका। आप ट्राई करके देख लेना, अगर आपको लगता है कोई और भी बना पा रहे हो तो मुझे फोटो क्लिक करके बताना उसको। तो ये हो गए हमारे तीनों पेंटेन के आइसोमर्स। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई आइसोमर्स का, प्लीज बहुत थॉरली इसको बार बार प्रैक्टिस करना कि आइसोमर कैसे बना। ब्यूटेन पेंटेन 2 ही सफिशियंट है, आपको आगे मतलब सेप्टेन ऑक्टेन की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो एक हेक्सेन के बना लेना, इससे ज्यादा नहीं बनाने की जरूरत है मेरे अकॉर्डिंग। तो ये बनाने आ गए हैं आपको। सबसे पहला क्या करना है, स्ट्रेट चेन। सेकेंड ऑप्शन एक ब्रांच चेन, थर्ड ऑप्शन 2 ब्रांच, दोनों ब्रांच बना दो। इस तरह से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं ये फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप होते हैं बेटा, देखो जैसे हमने पढ़ा मीथेन, CH4। तो क्या होता है, कभी कभी इस CH4 में से ना एक हाइड्रोजन निकल जाती है। ठीक है, और उस हाइड्रोजन की जगह इनमें से कोई भी फंक्शनल ग्रुप ले लेता है और उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को चेंज कर देता है। ठीक है, अब मान लो अगर इसकी जगह ये मैंने बताया ना OH आ गया। OH क्या होता है? अल्कोहल। ठीक है, OH क्या होता है? अल्कोहल। तो अगर अल्कोहल आ जाता है तो इनके नाम बदल जाते हैं। जैसे क्या था ये CH4 हमारा, क्या था? मीथेन, है ना? तो अब एन मीथेन है ना, तो क्या बन जाएगा ये? मीथे, मीथे तो ऐसे ही रहेगा, मीथेन न, ई हटेगा लास्ट में से, जो ई है ना
वो हट जाता है और उसकी जगह पे ये लग जाते हैं, ओल, ओइक, अल, ओन, फ्लोरो, क्लोरो, है ना? देखो, ये फ्लोरो क्लोरो तो अलग से लगेंगे, चलो पहले इनको समझते हैं। ओएच लगाया है, ओएच के लिए मैंने आपको क्या बताया, ब्रैकेट में बीच में क्या है, ओल, तो इसका नाम लग जाएगा ओल, क्या बन जाएगा, मीथेनॉल, है ना? क्या बन जाएगा, मीथेनॉल। क्या हो रहा है, ये जब भी कोई कंपाउंड होता है, ये फंक्शनल ग्रुप एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसके प्लेस पे आ जाते हैं और इनके आने से उस कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं। इनको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। जैसे अल्कोहल, अल्कोहल का सिंबल क्या है, OH, और अगर OH लग गया तो लास्ट में क्या आ जाता है, ओल। फिर है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका सिंबल क्या है, COOH, इसके इसमें N को रिप्लेस करके क्या लगा देंगे, ओइक एसिड। ऐसे ही एल्डिहाइड, ऐसे ही कीटोन। अब इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं एक बार, यहाँ देखो, ये मैंने बताया आपको, एग्जांपल्स देखो, यहाँ पर देखो क्या है बेटा, C है ना। अभी ये वाला तो एग्जांपल मैंने आपको बताया, C कितने हैं, H3, और एक H की जगह क्या आ गया, OH, तो OH आ गया ना, इसीलिए हम क्या लगाएंगे, ओल, तो हमने क्या लगा दिया, ओल। मीथेन था ना, मीथेन, मीथेन में लास्ट में क्या आ रहा था, ई, तो हमने इस ई को रिप्लेस किया किसके साथ, ओल के साथ। इसी तरह से ये देखो, यहाँ पर लास्ट में क्या लगा है, CHO, CHO, तो CHO किसका था, एल्डिहाइड का, तो एल्डिहाइड के लिए क्या लगता है, अल, तो क्योंकि दो कार्बन है, एक और एक, दो कार्बन, दो कार्बन के लिए क्या लगा, इथेन, नल, है ना? ऐसे ही प्रोप किसके लिए होगा, तीन कार्बन के लिए, तो देखो एक, दो और तीन, तीन कार्बन है, क्या लगा, ओन, क्या है इसमें, CO। देखो इन दोनों में एक डिफरेंस है, याद रखना, जो कीटोन ग्रुप होगा ना, ये वाला कीटोन ग्रुप, C डबल बॉन्ड O वाला, ये हमेशा बीच में लगेगा, ये दोनों ही कॉर्नर पर नहीं आएगा, जबकि CHO ग्रुप जो होगा वो कॉर्नर पे आएगा। यहाँ देखो, आप बोलोगे ना कि मैम यहाँ पर भी तो C डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पर भी है, पर डिफरेंस क्या है बेटा, ये कॉर्नर वाले कार्बन पे है, कॉर्नर वाले कार्बन पे होगा तो एल्डिहाइड होगा, इसके साथ हम अल लगाएंगे, लेकिन अगर ये बीच में है तो ये कीटोन ग्रुप हो जाएगा, जिसको हम ओन लगाते हैं, तो ये नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन। यहाँ देखो क्या लग गया, COOH, कार्बन कितने हैं, एक, दो, तीन, तीन कार्बन के लिए प्रोपेन, और क्योंकि COOH आ गया तो हमने लगाया ओइक एसिड, तो ये हो गया प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। और अगर यहाँ पर Cl, F, Br लग जाते तो ये हो जाते क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो, है ना? अगर Br होता तो ब्रोमो, आयोडीन होता तो आयोडो। ये कैसे लगते हैं, ये लगते हैं बेटा स्टार्टिंग में, आयोडो, ये स्टार्टिंग में लगते हैं, जैसे क्लोरोमीथेन, है ना, फ्लोरोमीथेन, ऐसे करके ये होते हैं हमारे फंक्शनल ग्रुप और उनका नॉमेनक्लेचर। यहाँ तक ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है होमोलोगस सीरीज, भाई एक नंबर में या दो नंबर में ना आ जाती है ये पूछने के लिए विद एग्जांपल। तो होमोलोगस सीरीज बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। होमोलोगस सीरीज में एक ऐसी सीरीज है जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप होगा, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, बट डिफरेंस कहाँ होगा, CH2 का। क्या बोल दिया आपने, ये समझ में नहीं आया, सब ऊपर से निकल गया। समझो, सुनो, सेम फंक्शनल ग्रुप क्या थे, जैसे हमारा OH लग रहा है, H लग रहा है, जितने भी फंक्शनल ग्रुप है सेम फंक्शनल ग्रुप लगेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होंगी, ठीक है। लेकिन डिफरेंस कहाँ होगा, CH2 का। देखो पहला कितना है, CH4, सबसे पहले मीथेन आया, मीथेन में CH2 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, C2H6, ये आ गया। C2H6 है, C2H6 में फिर CH2 जोड़ दो, कितना आ जाएगा, C3H8। इसका मतलब सेम ही तो चल रहा है, पर डिफरेंस कहाँ आ रहा है, CH2 का। तो इस सीरीज को बोलते हैं होमोलोगस सीरीज, जिसमें फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, लेकिन डिफरेंस कहाँ होगा, CH2 ग्रुप का डिफरेंस होगा। बस इतना है ये होमोलोगस सीरीज। समझ में आ रहा है? चलिए, ये टॉपिक है इसका केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी पढ़ रहे हैं हम, कार्बन की। देखो मेजर पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया। केमिकल प्रॉपर्टीज है ये कभी कभी पूछ ली जाती हैं, लेकिन इसके बाद जो टॉपिक होगा वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपका लूंगी, वो होगा हमारा एस्ट्रिफिकेशन, सेपोनिफिकेशन, ठीक है, सोप और डिटर्जेंट। इसमें से टॉपिक 110% आना है। देखो सोप एंड डिटर्जेंट का क्वेश्चन आता ही आता है, एस्ट्रिफिकेशन और सेपोनिफिकेशन 100% आएगा। तो प्लीज नेक्स्ट क्लास में जो टॉपिक आपको बात कराऊंगी उसकी जितनी बार प्रैक्टिस कर सकते हो हर बार कर लेना। आप अपने दो प्री बोर्ड हो गए होंगे, दोनों प्री बोर्ड के पेपर उठा के देख लेना, दोनों प्री बोर्ड में एस्ट्रिफिकेशन सैपोनिफिकेशन आई होंगे, सोप डिटर्जेंट पक्का इनमें से कोई क्वेश्चन आपका 100% आया होगा। तो बहुत फोकस करना, ये लास्ट टॉपिक है आज की क्लास का, इसको कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से। चलिए नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। कार्बन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, जब भी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात आती है ना, सबसे पहले तो उस चीज को हम बर्न कर देते हैं कि किसी भी चीज को अगर बर्न करेंगे तो क्या होगा। तो देखो कार्बन के किसी भी कंपाउंड को जब बर्न करेंगे उसको कहते हैं कंबशन।
बर्न करना, और बर्न किसकी प्रेजेंस में करते हैं? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो क्या बनेगा? हमेशा ही कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, वाटर बनेगा, कुछ हीट निकलेगी और कुछ लाइट। ये है इसकी कंबशन रिएक्शन। कंबशन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाना, क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट। ठीक है। फिर आती है एडिशन रिएक्शन। पहले एडिशन देखेंगे। एडिशन मतलब जोड़ देना। ये देखो CH2 है, हाइड्रोजन आ गई। सी कितने थे? 2। हाइड्रोजन यहाँ कितनी थी? 4। 2 और आ गई तो जुड़ गई, C2H6 बन गया। ये क्या है? हमारी एडिशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन में एक रिमूव हो जाएगा हाइड्रोजन। देखो CH4 था, एक हाइड्रोजन निकल के इसके साथ जुड़ गया, क्या बन गया? CH3, और H जो निकला था वो इसके साथ कंबाइन हो गया, HCl। ये हो गई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो कंबशन एयर की प्रेजेंस में जला देना, एडिशन जोड़ देना, सब्स्टिट्यूशन एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देना। तो ये कार्बन की क्या थी? हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो यही था आज का चैप्टर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक प्लीज इसको प्रैक्टिस कर लो। आइसोमर्स 100% कर लेना, कुछ नॉमेनक्लेचर कर लेना, और आपको जो मैंने ये डॉट स्ट्रक्चर बनाया ना कि मीथेन का कैसे बनेगा, इथीन का कैसे बनेगा, इनकी 2-3 स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस भी करना। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि मेरा टॉपिक आपको समझ में आ गया है। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एस्ट्रिफिकेशन, सेपोनिफिकेशन के साथ। टेक केयर, बाय बाय।